हम लोग इंडिया का एक और पार्ट पढ़ेंगे। हमारा इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है और फेडरल कंट्री भी है, ठीक है। तो इसमें अपन देखते जाते हैं क्या क्या है। तो फेडरलिज्म मीन्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, मैंने देखा है ये पूछते ही हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। तो इंडिया फेडरल कंट्री है, ये कैसे पता चलता है? देखो, पहली चीज है डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसे पता चलता है? कि यहाँ पे नेता किसी को भी नहीं बनाते, हम जिनको चुनते हैं उनको ही बनाते हैं, राइट। दो ही होता है, एक मोनार्की, एक डेमोक्रेसी। मोनार्की यानी राजा के बेटा राजा, डेमोक्रेसी यानी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इस टाइप से। तो वो लोग सेलेक्ट करते हैं हमको, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री यानी नेता हम चुनेंगे। वैसे ही फेडरल कंट्री यानी के यहाँ पे गवर्नमेंट अकेले सारा पावर अपने हाथ में नहीं रखती, इट डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स पावर, ठीक है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authority and various constituent units of the country। ये ऐसे ही as it is रटना है आपको, ठीक है। फेडरलिज्म आएगा तो यही लिखना है, ठीक है। मतलब ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, अब आएगा ही नहीं तो आप लिख सकते हो कि पावर्स डिवाइडेड बिटवीन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड अदर, ठीक है। अब सेंट्रल और अदर कैसे, जैसे तुमको भी पता होगा कि हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? एक फॉरेन वाला मिनिस्टर होता है, एक अपना डिफेंस मिनिस्टर होता है, इस टाइप से। तो ये किसको देखते हैं? सेंट्रल, ये सेंट्रल है, पूरी इंडिया के हैं ये लोग, ठीक है। सेकंड कौन मिनिस्टर को आप लोग जानते हो? हाँ, चीफ मिनिस्टर, जो आपके स्टेट के हैं, ठीक है। तो पावर दो में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल में और एक सब यूनिट्स में। तो सब यूनिट दोनों ही सेम सिटीजन के लिए, मतलब दोनों किसको मॉनिटर करेंगे? सेम सिटीजन ऑफ इंडिया को। बट ये लोग दोनों में पावर्स की अलग अलग लिमिट रहेगी, जैसे आगे मैं आपको बताती हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तो इतना याद करो, व्हाट इज फेडरलिज्म, किसको बोलते हैं, ये आएगा ही आएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री मतलब आप स्टेट समझ सकते हो, वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर है, और पूरी कंट्री का एक ही डिफेंस मिनिस्टर है, पूरी कंट्री का एक ही फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, ऐसा, ठीक। देन नेक्स्ट है, इसी में आगे बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपन देखेंगे, ठीक है। अभी जब मैं आपको बता रही थी कि इतने सारे गवर्नमेंट है, तो देखो, यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया ना, दो ही, एक सेंट्रल और एक वेरियस कंस्टिट्यूएंट। तो यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला, द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब जो सेंटर वाले हैं वो लोग नेशनल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम को देखेंगे। मतलब नेशनल इंटरेस्ट क्या हो गया? पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, चाइना ने हम पे हमला कर दिया, तो पूरे नेशन के लिए डिफिकल्टी है ना। अकेले छत्तीसगढ़ तो जाके नहीं लड़ेगा उससे, अकेले एमपी जाके नहीं लड़ेगा वो पाकिस्तान से। तो पूरी कंट्री को एक कोई रिप्रेजेंट करेगा और वो लड़ेगा, यानी हमारे सैनिक, डिफेंस। तो ये डिफेंस मिनिस्टर का काम है। तो गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर few subjects of common interest of the nation। कॉमन इंटरेस्ट है, पूरे नेशन का कॉमन इंटरेस्ट है कि हमारे ऊपर जो है अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो पूरे नेशन के ऊपर हुआ ना, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं हुआ, खाली महाराष्ट्र पे नहीं हुआ, खाली जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, खाली दिल्ली में नहीं हुआ, ऐसा। देन सेकंड कौन होते हैं? गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, ठीक है। पुराने जमाने में जब ब्रिटिश लोग थे तो वो लोग प्रोविंस पढ़ते थे, अगर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से याद होगी पुरानी वाली, जिसमें ब्रिटिशर्स थे, तो वो लोग प्रोविंस प्रोविंस करके बांट देते थे। या अगर आप इंग्लैंड जाएंगे ना, तो इंग्लैंड में स्टेट्स को मतलब प्रोविंस बुलाते हैं, तो दिस प्रोविंस, दिस प्रोविंस, दिस प्रोविंस, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब स्टेट्स है। तो एक गवर्नमेंट कौन हो गए? एट द लेवल ऑफ स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग टू दैट स्टेट। अब अगर मैं बोलूं कि सेंट्रल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में ज्यादा वर्कलोड किसका होता है, तो ज्यादा वर्कलोड चीफ मिनिस्टर का होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखा है, डे टू डे देखना है उनको। यहाँ पे अभी कोविड चल रहा है, उससे कैसे बचाना है अपने स्टेट को, वो देखना है। कौन कौन सी दुकानें खोलनी है, नहीं खोलनी है, ये उनको देखना है। इंटर स्टेट किसी को आने जाने देना है कि नहीं, ये देखना है। चलो इंटर स्टेट आने जाने भी दिया,
तो बाई रोड आने जाने देना है कि ट्रेन से आने जाने, जैसे तुमको अभी पता होगा कि ट्रेन सुविधाएं चालू हो गई है, ठीक है, रेलवे चालू हो गया है, बट इन ओनली इन सम स्टेट्स में वो रुकती है, हर जगह नहीं रुक रही, पहले की तरह लोकल ट्रेन नहीं चल रही अभी, ठीक है। तो जो चीफ मिनिस्टर है उसको डे टू डे प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। तो आप ऊपर लिखेंगे एक गवर्नमेंट जो सेंट्रल होता है जिसको फ्यू जो नेशन का कॉमन इंटरेस्ट है वो देखना होता है, और दूसरा होता है प्रोविंस या स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जिसको हर डे टू डे प्रॉब्लम को देखना होता है। अभी तो चलो कोविड चल रहा है, अभी मान लो छत्तीसगढ़ में मलेरिया आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा, तो भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर को ही देखना है कि हर एरिया में, अभी तुम देख रहे होगे कि सारे एरिया में वो लोग स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट कि ये उनकी प्रॉब्लम है कि आपके स्टेट में ये हो रहा है तो आप इससे कैसे बचा रहे हो। तो जो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट रहता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, ठीक है। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ये दोनों लिखेंगे। देन क्वेश्चन आता है एग्जाम में की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखो कुछ भी आएगा तो बस तुमको यही दिमाग में रखना है कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, तो क्यों बनाई गई है दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ दो लेवल क्यों बनाए। अगर कोई कंट्री पे कोई नौबत आ गई तो सारे स्टेट आपस में सोचेंगे ना कि अरे यार दिल्ली पे अटैक हुआ ना, ये तो यूपी का काम है, ये अपन नहीं देखेंगे। फिर कोई बोलेगा अच्छा कश्मीर में अटैक हुआ ना, हम एमपी वाले, हम साउथ वाले, हम कर्नाटक वाले क्या देखेंगे इसको। तो इन सब से बचने ही दो बनाया गया है कि एक जो है वो पूरे नेशन की सिक्योरिटी के लिए है और एक अपने अपने स्टेट के सिक्योरिटी के लिए है। तो उनके की फीचर्स क्या है देखो, क्यों बनाते हैं। डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ये वर्ड समझ में आ रहा है। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही सिटीजन को देखती है, कौन सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सारे मिनिस्टर सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए बने हैं, लेकिन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, है ना। लेकिन सारे टीयर का अपना अलग इंटरेस्ट है। जैसे आपको पता होगा, याद होगा, जो पहला लॉकडाउन हुआ था वो प्रधानमंत्री ने करवाया था, तो दैट वाज इक्वल फॉर ऑल। पर अब आप देख रहे हो अब जो लॉकडाउन चल रहा है वो स्टेट वाइज चल रहा है, ठीक है, कि महाराष्ट्र में ज्यादा केस है या कर्नाटका में ज्यादा केस है तो वहां पे लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं है, गोवा पूरा फ्री हो गया, मणिपुर पूरा फ्री हो गया, तो वहां पे बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं है, तो लाइक दैट। तो अब डिसीजन कौन ले रहा है, स्टेट, ठीक है। तो डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज देयर ओन जुरिडिक्शन, सबका अलग अलग जुरिडिक्शन का एरिया है। और ये एरिया किसने डिफाइन किया है, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड, मतलब पहले से डिक्लाइड है, ठीक है, कि ये एरिया आपको देखना है। देन द जुरिडिक्शन ऑफ द, देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि द जुरिडिक्शन ऑफ, जुरिडिक्शन वर्ड याद रखेंगे, की वर्ड है फेडरलिज्म। जब ये चैप्टर लिखोगे तो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। तो जुरिडिक्शन यानी जूरी सुनते हो या जस्टिस, तो ये सब जो है ये कोर्ट वाला वर्ड है जहाँ पे फैसला लेते हैं। तो जुरिडिक्शन मतलब फैसला लेना, तो अलग अलग का फैसला कौन लेगा, द जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल, अलग अलग लेवल का फैसला कौन लेता है, गवर्नमेंट, एंड आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कौन किस चीज का फैसला लेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिजाइंड है, ठीक है। So the existence and the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो इसीलिए सारे मिनिस्टर लोग का काम, हर लेवल का काम पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन थर्ड क्या बोलता है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलिटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसीलिए ये चैप्टर सीबीएसई ने हटाया नहीं आपके उससे, क्योंकि अभी आपको पता है कि कश्मीर से 370 हटा दिए, 370, ठीक है, तो ये कश्मीर से हटा दिए, तो आपको भी पता है कि ये जो धारा है ये हटाना एक लेवल का काम नहीं है। अपने यहाँ दो असेंबली है ना, एक लोकसभा एक विधानसभा, इस टाइप से, तो ये जो दोनों असेंबली, ये दोनों असेंबली से पास होना चाहिए तभी कोई फैसला लिया जाएगा। तो थर्ड पॉइंट यही लिखा है कि कोई भी फंडामेंटल, मतलब दो वी हैव टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट, फिर भी कोई अकेले डिसीजन नहीं लेगा, अकेले कश्मीर डिसीजन नहीं लेगा कि मैं इंडिया से मिल जाऊं, अकेले कश्मीर डिसीजन नहीं लेगा कि मैं पाकिस्तान से मिल जाऊं। कौन डिसीजन लेगा, ये दोनों असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो दोनों इसको पास करेंगे, तब जाके ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, तो ये मेन हटेगा, ठीक है। तो आप थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे कि कोई भी अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, उसको हमेशा दोनों असेंबली का एग्रीमेंट चाहिए रहता है, दोनों असेंबली से हाँ चाहिए रहती है,
ठीक है। देन नेक्स्ट आप लिखोगे अच्छा इसमें कोट्स भी है कि जो कुछ कुछ और भी धाराएं हटी हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अभी 3 तलाक वाला हट गया, फिर हम लोग को ये पता है कि अभी अभी रिसेंटली राम मंदिर बन गया, ठीक है। तो कोर्ट के पास भी पावर है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था, बहुत पहले 1940 में बनाया गया था। रिपब्लिक डे जो अपन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय में बनाए थे, तो जमाने के हिसाब से मान लो अभी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी पहले जो है सेम जेंडर के लोग शादी नहीं कर सकते थे, लड़का लड़का शादी नहीं कर सकते थे, लड़की लड़कियां शादी नहीं कर सकती थी। पर आज ये भी हटा दिया गया ना, 377 भी हटा दिए। तो कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर सकता है, क्योंकि उनका मानना है जो आदमी जज के लेवल में बैठा है, जो वकील के लेवल में बैठा है, वो इतना पढ़ा लिखा है और इतना इंटेलेक्चुअल है कि वो इस पावर्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये किसी असेंबली को नहीं दिए। मोदी जी आके बोलेंगे हटा दो तो नहीं हटेगा, राहुल गांधी आके बोलेगा तो नहीं हटेगा। ये कैसे हटेगा कि ये इसको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कोर्ट हैव द पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जैसे अभी वही कि विधानसभा लोकसभा वाले लड़ रहे हैं कि हमको ये चाहिए, तो कोर्ट विल डिसाइड। तो यहाँ पे ना ऐसे अलग से ये आपको विधानसभा या इंडिया के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हम सारे फेडरल कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में जितना भी है। इसीलिए ये जो वर्ड्स आप लिखेंगे ना, ये इंडिया से रिलेट करके मत लिखना, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल इंडिया से रिलेट करके बता रही हूँ ताकि जल्दी समझो। तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये हमारे इंडिया में चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है बाहर नहीं चलता हो, वहां पे डायरेक्ट वर्ल्ड कोर्ट हो या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हो या कुछ और बुलाते हो वो लोग, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट लिखोगे एग्जाम में, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं लिख के आओगे, ठीक है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट, अगर दोनों लेवल की गवर्नमेंट में कोई भी डिस्प्यूट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप मेरे को सोच के बताना कि इसमें डिस्प्यूट होगा कि नहीं। अब देखो ताजमहल जो है ये 7 वंडर्स में आता है, तो जब भी ताजमहल की बात करें फॉरेनर्स लोग के दिमाग में इंडिया आता है, मतलब दिस इज समथिंग रिलेटेड टू नेशन। पर अगर वहां की गवर्नमेंट लड़ती है, ठीक है, आगरा वाले बोलेंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम ताजमहल को अच्छा रख सके, हम टूरिस्ट लोग को मेंटेन कर सके, ये नेशनल का काम है। या नेशनल बोलेगी कि वहां पे जो इतने सारे टूरिस्ट आते हैं वो पैसा हमको दो, वो सेंट्रल फंड में आना चाहिए। तो इस टाइप से डिस्प्यूट आ गया ना दोनों के बीच, कि आगरा वाले बोल रहे हैं कि वो जो टूरिस्ट आते हैं टूरिज्म का पैसा हमको मिलना चाहिए, और इंडिया बोल रही है कि ये लोग ताजमहल के नाम से आते हैं जो कि इंडिया में फेमस है, तो ये हमको मिलना चाहिए। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो हु विल सॉल्व दिस? द हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है। तो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अस सुप्रीम कोर्ट, वरना हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एनी प्लेस एनी कंट्री विल डिसाइड, ठीक है, जब भी डिस्प्यूट होता है। देन लास्ट में भी यही लिखा है, देखो जो मैं अभी टैक्स के बारे में बता रही थी, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी जो टैक्स आ रहा है, ये भी हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिसाइडेड है। अब मान लो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बोलेंगे, ठीक है, आपके भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, हमको रेलवे में ज्यादा जो टैक्स है हमको मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये डिफाइंड है पहले से कि रेलवे का पूरा रेलवे मिनिस्ट्री ही उठाएगी, चाहे वो जितना भी टैक्स हो, जितना भी, क्योंकि अगर ट्रेन में कुछ भी खराबी होती है तब थोड़ी जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ के सीएम की अरे यार हमारे यहाँ के आदमी ज्यादा चढ़ते तो उन लोगों ने तोड़ दिया तो हम बनवा दें, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको पता है ना, वो जब बजट आता है, कभी देखे हो पेपर में, न्यूज़पेपर में या टीवी में दिन भर बजट चलते रहता है, तो बजट क्या बोलते हैं कि साल भर का जो टैक्स है, आपके पापा लोग जो भी वर्किंग है वो लोग भरते हैं ना टैक्स, ठीक है। तो वर्किंग लोग टैक्स भरते हैं, उनके जितना स्लैब होता है उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज अ टैक्स। फिर टैक्स के रूप में आप लोग को टोल टैक्स भी पता होगा, जीएसटी भी पता होगा, ठीक है, वो भी एक टैक्स है। तो इस टाइप का कोई भी टैक्स आप भरते हो, ये सब गवर्नमेंट के पास वहां पे रुकते जाता है, ठीक है, उनके पास सेव होते जाता है।
फिर 1 साल के बाद गवर्नमेंट उस पैसा आपसे पैसा लिए ना, कुछ तो करने के लिए लिए। आप स्कूल में फीस भरते तो देखते हो, डेवलपमेंट फीस लेते हैं स्कूल में। तो कोई भी डेवलपमेंट होगा स्कूल में, कुछ भी वो लोग बनवाएंगे, आपके लिए कुछ खरीदेंगे, वो पैसा कौन लाएगा? टीचर तो नहीं देगी, डायरेक्टर तो नहीं देगी। तो आप जो डेवलपमेंट फीस भरते हैं उसी से होगा। वैसे ही वो तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए टैक्स काम आता है। अगर आप बोलोगे कि हमारे यहाँ बहुत ट्रैफिक है, यहाँ पे ओवरब्रिज बनवाना चाहिए, तो कौन पैसा देगा इस ओवरब्रिज के लिए? तो इस ब्रिज के लिए जो पैसा देगा वो होगी गवर्नमेंट। तो वहां पे सब लोग, जब ये पैसा आता है, लोग अपना अपना कोट करते हैं कि हमको हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए। और वो लोग बताते हैं कि इतना हम पानी में खर्चा करेंगे, इतना हम ओवर ब्रिज बनाने में खर्चा करेंगे, हमारे यहाँ की रोड खराब है, रोड बनाएंगे, या बच्चों के लिए पार्क बनाएंगे, या हमारे यहाँ पे जानवर बहुत है, हम यहाँ पे नेशनल पार्क बनाएंगे, इस टाइप से। तो वो लोग है ना पूरे लिख के जाते हैं कि हमको अपने स्टेट के लिए इतना पैसा चाहिए। तो बजट में वही चीज वो लोग डिफाइन करते हैं कि कितना पैसा हम डिफेंस में दें। वो सुनते हो ना, मॉम पिक्चर में भी आपने देखा होगा, वो लोग बोलते हैं कि अरे हमारे पास रॉकेट भेजने के लिए फंड नहीं है। तो ये फंड कौन दे रहा है उनको? ये वही बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डिसाइड करती है कि कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दिया जाए और कितना पैसा डिफेंस को दे। तभी तो इतना सारा हमने राफेल खरीदा है ना, 3। ठीक है, तो इसका पैसा किसने दिया? ये गवर्नमेंट ने डिफेंस को दिया है कि हमको अब डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना अटैक कर रही है। चाइना बहुत पावरफुल है, हमारे ऊपर पाकिस्तान अटैक कर रही है, कोई दूसरी कंट्री भी अटैक ना कर पाए, इसलिए हमने डिफेंस को इस साल ज्यादा पैसा दिया। तो उन लोगों ने उससे क्या खरीदा? रफेल। इस टाइप की चीजें होती है। ठीक है, तो ये सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू के लिए भी गवर्नमेंट लड़ती है कि किसको कितना दे। ठीक, देन नेक्स्ट है इसमें द फेडरल सिस्टम डज दैट डुअल ऑब्जेक्टिव। अब फेडरल बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों फेडरल बनाया? सोचा किसने कि इस कंट्री को फेडरल कंट्री होना चाहिए, 2 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए? क्योंकि सोचो, हमारे ऊपर कौन राज करते थे? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में तो मोनार्की सिस्टम चलता है, क्वीन एलिजाबेथ वाला, प्रिंस वाला, डायना वाला, प्रिंसेस डायना वाला। ठीक है, तो उनसे हमने नहीं सीखा कुछ, हमने उनके जैसा मोनार्की सिस्टम नहीं बनाया, हमने डेमोक्रेसी सिस्टम बनाया, हमने फेडरल कंट्री बनाई। तो कितनी अलग थी उस समय उनकी सोच। तो क्यों उन लोगों को जरूरत पड़ी ऐसा? क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग को एक जैसा देखते थे, इसलिए हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी लाई। ठीक है, फिर हम समझते थे कि इतनी बड़ी कंट्री को एक गवर्नमेंट नहीं चला सकती, तो हम इसलिए हमने फेडरलिज्म बनाया कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाए। तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो नंबर 1, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। वही मैंने बताया ना, अभी कश्मीर में कुछ हो जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, तो क्या आप लोग दोगे एक्स्ट्रा टैक्स? आप लोग देंगे फंड वहां पे? नहीं देंगे। आपको लगेगा अरे यार वहां पे हुआ है ना, हम क्यों दें? ठीक है, तो उस टाइप से तो सेफ गार्ड और यूनिटी ऑफ द कंट्री के लिए हमने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाए। ताकि आपको पता है, एक राहत कोष होता है, एक प्रधानमंत्री कोष होता है। अभी देखा ना आपने, पीएम फंड में सब लोग डोनेट कर रहे थे कोरोना के लिए, क्योंकि हमको बहुत सारे बेड चाहिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स चाहिए, तो इसलिए लोग डोनेट किए जा रहे थे। ठीक है, तो वैसा ही कि कहीं भी कंट्री में कुछ हो तो हम किसी और की तरफ नहीं देखें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो जिसके पास हम पहले से पैसा रख दे, और जिसको जरूरत है, राहत कोष बोलते हैं। जैसे पिछले साल केरला में फ्लड आया था, तो ये यहाँ का आधा पैसा केरला गया था। ठीक है, वैसे ही ये जो फंड है, जहाँ पे जैसे अभी अम्फान तूफान आया था कोलकाता में, तो यहाँ के कुछ पैसे हमने वहां दिए। देन कुछ साल पहले केदारनाथ में इतना सारा हुआ था, त्रासदी हुई थी, है ना, वहां पे बादल फटा था, तो वो पैसा हम वहां दिए थे। मतलब जहां जरूरत है वहां देते हैं। तो सेफ गार्ड और यूनिटी के लिए कंट्री के हम ये काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने फेडरलिज्म बनाया है। देन two aspects and crucial for the institution and practice of federalism. Governments at different levels should agree to same rules of power sharing. ठीक है, पावर शेयरिंग के लिए जो भी गवर्नमेंट बनाई गई है, जैसे मैंने बताया ना, ये एरिया आपका है आप देखो, ये एरिया आपका है आप देखो, इसके लिए दोनों एग्री होने चाहिए, दोनों गवर्नमेंट। ठीक है, ये नहीं बोलना है कि ताजमहल हमारे इंडिया का है तो हम देखेंगे या हम इसका पैसा लेंगे। ये आगरा को ही मिलना चाहिए, क्योंकि देखो, जब टूरिस्ट आते हैं तो आगरा को भी तो सुंदर होना चाहिए ना, वहां पे कुछ उनकी सेफ्टी के लिए होना चाहिए। वो लोग कुछ वहां पे अब जैसे टूरिस्ट आते हैं तो वो लोग किसी होटल में रुकते होंगे, जो फॉरेनर्स आते हैं। ठीक है,
या वो लोग कहीं पे खाते होंगे, तो इतने सारे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं वहां पे। तो भैया आगरा ही देखे ना, उसका टेक केयर ताजमहल को उनको ही करना चाहिए। सिर्फ ताजमहल के लिए आप बोलोगे कि प्रधानमंत्री को कि आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए हमको कि हम इसको सुधारेंगे और बाकी चीज वो खुद रखेंगे, तो ऐसा नहीं चलता। इसीलिए स्टेट का पावर स्टेट को दे दिया गया है कि वहां पे जो भी प्रॉब्लम आती है ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। देन therefore they should also trust each would abide by its part of agreement। सबको ट्रस्ट भी करना चाहिए कि हाँ हमारे साथ सही हो रहा है। जैसे अभी आपको पता है कि ऊपर सबसे बड़ी सरकार कौन है, हमारी मोदी जी, यानी कि भाजपा वाले बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारी छत्तीसगढ़ में कौन है, भूपेश बघेल, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो बोलते हैं कि अरे यार हमको भाजपा वाले पैसा नहीं दे रहे, हमको भाजपा वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब क्या हो रहा है, ये जो थर्ड लाइन है ना, ये कि ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट को कि सेंट्रल वाला सही डिसीजन ले रहा है, ठीक। तो लाइक दैट एन आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट। क्या होना चाहिए, जो एक सही में एक फेडरल कंट्री है उसको दो चीज एकदम मस्ट है। पहला, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए एक जैसा कि लिव टुगेदर, कि हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करना। तभी एक कंट्री बहुत अच्छे से चल सकती है, पर जनरली होता नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलेगा तो आप बताओ दोगे, एक सेंट्रल और एक सेवरल यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर टाइप्स पूछता है तो दो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या आपको पता है जब इंडिया बन रही थी तो नेहरू जी और लाला लाजपत राय अलग अलग स्टेट के राजाओं से, ये जो आप इतने सारे पिक्चर देखते हैं ना पद्मावत और ये सब, इसमें जो राजा सूरजमल थे और ये जो खिलजी था और ये जो अकबर थे, ये लोग सबसे ना जाके ये लोग मिले और उनसे बोले कि देखो हम एक सिंगल कंट्री बना रहे हैं इंडिया, आपको इसमें ज्वाइन होना है क्योंकि आपका ये जो लैंड है हमारे अंडर आता है। बदले में हम पूरी इंडिया का, आपकी जो स्टेट है उसका देखभाल करेंगे, वहां पे अलग मिनिस्टर बनाएंगे, उसको और सुंदर करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो इंडिया जो है ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हमने उनको बोला कि हम आपको पकड़ के रखेंगे और बदले में ये सब होगा, ठीक है। सेकंड अमेरिका है, उसका नाम ही यही है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे ये लोग क्या किए थे कि जो स्टेट है ना, उनके राजा खुद गए थे क्वीन एलिजाबेथ के पास कि मैम आप क्वीन है, हम लोग आपको बहुत मानते हैं, आप हमारा स्टेट भी अपने शरण में ले लीजिए तो हमारा स्टेट भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, खुद से चल के आए, कमिंग टुगेदर, ठीक है। तो आप हमेशा कमिंग टुगेदर का एग्जांपल यूएसए लिखोगे, और एग्जांपल है तो देख लो यहाँ पे स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी लिखा है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। होल्डिंग टुगेदर में अपना इंडिया आएगा, बेल्जियम आएगा, स्पेन आएगा। बेल्जियम पढ़ा है हमने, याद है, पावर शेयरिंग में ब्रुसेल्स जिसकी राजधानी है, वहां पे फ्रेंच और ये लोग पीपल थे सब। तो क्यों उन लोगों ने फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया, क्योंकि जो फ्रेंच पीपल थे वो लोग बहुत रईस थे, अच्छे लोग थे, वही ये बताया ना मैंने क्वीन वाले, तो ऐसा। तो होल्डिंग टुगेदर के तीन कंट्री याद रखेंगे क्योंकि ये ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी आ सकता है। तो आप याद रखोगे, कमिंग यानी खुद से आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की, और होल्डिंग यानी हम गए उनके पास कि हम आपको पकड़ के रखेंगे। तो इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, ऐसा। तो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है। इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बताइए ना, मैं स्टेट्स वाले खुद आए थे। इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फ्रॉम अ बिगर यूनिट एंड टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मतलब छोटे छोटे स्टेट खुद आए थे टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बड़ा यूनिट बनने के लिए, अमेरिका बनने के लिए, यूएसए बनने के लिए, ठीक है। So that by pulling sovereignty and retaining identity, they can increase their security। अब क्यों ऐसा इतने वर्ड बोल रहा है, क्यों वो लोग आके आए, आपको पता है कि पुराने जमाने में राजा लोग, जैसे कौन सा मूवी देखा था अभी मैंने, हाँ यही वाला देखा था, तो उसमें देखो वो कैसे लड़ने चला गया था ना उससे। तो पुराने जमाने के राजा लोग क्या करते थे, जिन लोग बहुत पावरफुल रहते थे ना, वो लोग की नजर रहती थी कि कौन कौन से स्टेट के राजा जो है कमजोर है, तो वो लोग उनपे अटैक करके ना वो अपने अंडर ले लेते थे। ऐसे करते करते बना है, आपको तो पता ही है कि कंट्रीज कैसे बनी है, उसको जीत लेना, उसको जीत लेना, उसको जीत लेना, ऐसा। तो ये लोग क्यों आए
कि एक कंट्री, अगर मान लो क्वीन एलिजाबेथ उस समय इतनी पावरफुल थी, तो अगर उनके अंडर में रहेंगे तो वो सबको बचा के रखेगी ना, तो एक कंट्री रहेगी तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो वही यहाँ पे क्यों लिखा है, क्यों वो लोग आके बिगर यूनिट बने, सो दैट बाय पुलिंग कोई उनकी सोवेरिटी को खींच ना ले, ठीक है, कोई उनको आइडेंटिटी को छीन ना ले। आइडेंटिटी छीनना मतलब अभी तो ये कश्मीर है, पर अगर पाकिस्तान इसको ले लेगा तो कश्मीर किसके अंदर आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी आइडेंटिटी तो गई, कुछ नाम रख देगा ऐसी उसका भी, लाहौर और ये और वो, ठीक है। या अगर इंडिया के अंदर लाए हम लोग तो हमने उसका नाम चेंज नहीं किया, हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो इस टाइप से कि कोई और उसको अगर ले लेगा तो वो अपने जैसा नाम रख लेगा उसका, ये हमारा ये प्रोविंस है, तो उनकी आइडेंटिटी खो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ऐसा देन होल्डिंग टुगेदर में इट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो इंडिया में हमने क्या किया, एक बड़ी कंट्री ने पावर को डिवाइड करने का फैसला किया कि जैसे आप हमारे साथ जुड़ जाओ, इंडिया के ही पार्ट रहोगे, लेकिन आप अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह सकते हो। मतलब उस समय के जो राजा हैं वो समझ लो अभी के चीफ मिनिस्टर, मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं इसी में, बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अब यहाँ पे स्टेट कैसे बनाए, अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि किसने डिसाइड किया ये, अगर मतलब जैसे देखो, आपको पता है एरिया वाइज सबसे छोटा गोवा है, राइट, और एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, शायद महाराष्ट्र या राजस्थान, ये दोनों में से एक होंगे, ठीक है। तो ये एरिया क्यों भाई हमारे स्टेट को छोटा क्यों दिया, महाराष्ट्र को इतना बड़ा क्यों किया, यूपी इतना बड़ा क्यों है, छत्तीसगढ़ इतना सा क्यों है, एमपी इतना क्यों है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे डिवाइड हुई है वही यहाँ पे दिया गया है कि ऐसा क्या बेसिस था जिससे इंडिया का स्टेट को डिवाइड किया, ये इसकी बाउंड्री होगी, ये होगा, ये कैसा डिसाइड है। तो ये देखो कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेजेस के बेस पे डिसाइड है, राइट। महाराष्ट्र यानी मराठियों का स्टेट, ऐसे ही बोलते हो आप, राजस्थान यानी राजस्थानी लोगों का स्टेट, ठीक है। वैसे अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरातियों का स्टेट, तो लाइक दैट कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्ट स्टेट वाज फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। कि हमारे यहाँ स्टेट्स को बनाने का सबसे पहला इन लोगों ने क्या किया था कि बोले चलो लैंग्वेज के बेस पे बनाते हैं, तो ये ना उनका सिर्फ टेस्ट था और ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम थी, जैसे आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ पहले एमपी में था, फिर बाद में हम लोग डिवाइड हुए कि नहीं है यार हमारी यहाँ की बोली अलग है तो छत्तीसगढ़ का अलग होना चाहिए। वैसे ही आपको पता है कि आंध्रा में तेलंगाना अलग हुआ है उनसे, तो लिंग्विस्ट हमारा लैंग्वेज उनसे अलग है, ऐसा बोल बोल के लोग अलग अलग डिवाइड हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है। अब कैसे स्टेट बने नीचे देखो, दो तरीके से बना है, पहला तो लैंग्वेज के बेस पे, सेकंड some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity or geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand, ठीक है। अब ये जो है झारखंड और बिहार, आपको भी पता है हम सब एक ही जैसा नाम लेते हैं क्योंकि दोनों एक ही जैसी बातें करते हैं, तो इसको पूरा एक क्यों नहीं बनाए, क्योंकि कल्चर कहीं ना कहीं उन दोनों का अलग है। तो पहला हमने स्टेट को डिवाइड करने का पहला बेसिस रखा लैंग्वेज, सेकंड बेसिस रखा वहां का एथनिसिटी क्या है, वहां के लोग कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, वहां पे कैसा ज्योग्राफी है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, इस टाइप से, ठीक है। तो नागालैंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड, झारखंड ऐसा हमने बनाया है, तो ये दोनों भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसी में लैंग्वेज पॉलिसी, कि हमारे यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी कैसे रखी गई। द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। ये तो हमने वहां भी पढ़ा था पावर शेयरिंग में कि जो श्रीलंका है वहां पे दो लैंग्वेज थी, है ना, सिन्हालास एंड तमिल्स, तो उन लोगों ने सिन्हाला के बेसिस पे उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया और उनको दे दिया गया। पर इंडिया क्योंकि फेडरल है, हमने किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोला है कि हमारा नेशनल लैंग्वेज है, ना बिहार, मतलब एरिया के बेस पे, ठीक है। मतलब हमने ये नहीं बोल दिया कि ये बिहारी जो है ये नेशनल लैंग्वेज होगा, बंगाली जो है ये नेशनल लैंग्वेज होगा, छत्तीसगढ़ी नेशनल लैंग्वेज होगा, उनकी बोलियों को हमने नहीं रखा, हमने हिंदी को बनाया, ठीक है। तो हिंदी क्या है, वो तो लैंग्वेजेस में नहीं आएगा, ठीक है।
तो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज बट इट इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। जैसे तैसे हमने हिंदी को तो बना दिया, पर अभी भी ये 40% लोग ही बोलते हैं। बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती है। जैसे आप लोग को पता होगा, आप लोग कितना घूमते हैं मुझे नहीं पता, मैं साउथ पूरा घूमी हूँ और मैं ईस्ट पूरा घूमी हूँ, सॉरी वेस्ट पूरा घूमी हूँ, हाँ ईस्ट। तो बंगाल में लोगों को हिंदी नहीं आती और साउथ में लोगों को उतनी हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप वहां पे जाओ तो बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो उनको हिंदी नहीं इंग्लिश में बात करना पड़ता है आपको, और शायद ही उनको इंग्लिश भी आती है। तो क्यों इंडिया को हमने हिंदी बोल तो दिया, दे दिया, फिर भी 40% इंडियंस हिंदी जानते हैं, बाकी नहीं, ठीक है। The central government said to continue the use of English along with Hindi for official purpose. इसीलिए ऑफिशियल पर्पस के लिए हमने बोला कि चलो इंटरनेशनल लैंग्वेज ही सीख जाओ आप, इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो सारे ऑफिस का काम दो ही लैंग्वेज में होगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। आपने देखा होगा अभी तो सब जगह बोल दिया गया है कि ये इसी लैंग्वेज में होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि लोगों को मदर टंग नहीं आती, 40% को आती, पता है ना। अब देखो सेंटर स्टेट रिलेशन, अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटर मिनिस्टर और अपना क्या रिलेशन है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी मुंबई में ताज में जो हमला हुआ था, अगर आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी है, जिसने नहीं देखी है ना वो डिस्कवरी प्लस डाउनलोड करे और उसमें देखिए, उसमें ना पूरे मिशन के बारे में इंडिया, उसे बहुत अच्छा दिया हुआ है। वैसे एक पिक्चर भी आने वाली है, मैंने देखा था उस दिन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आपके स्टेट में टेररिस्ट अटैक होता है तो सबसे पहले पुलिस एक्टिव होती है, लेकिन पुलिस को वो टेररिस्ट लोग से वो जो 47 वाला जो गन होता है वो सब चलाना, बम चलाना, इतना सब उनके पास नहीं होता। तो इसके लिए हमको आर्मी बुलानी पड़ती है। तो आर्मी मीन्स हमने सेंटर से बात की, डिफेंस से बात की, आर्मी पूरे देश की होती है, आर्मी कोई स्टेट की नहीं होती, पुलिस स्टेट का होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, अभी देख रहे हो ना सुशांत केस में, मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ ऐसा किया, बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ ऐसा किया। तो जो पुलिस होती है वो स्टेट की होती है, बट जो आर्मी होती है वो इंडिया की होती है। तो इसीलिए सेंटर और स्टेट में रिलेशन बनाना जरूरी है। क्या रिलेशन होता है? Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो इसके कारण फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी स्टेट बुलाता है ना डिफेंस के लिए तो आर्मी आ जाती है वहां पे, तो इसलिए हमारे यहाँ का फेडरलिज्म सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड, ऑल दिस चेंज, एक कोलिशन गवर्नमेंट करके एग्जाम में आता है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला ध्यान से सुनना। कोलिशन गवर्नमेंट यानी क्या होता है? कोलिशन यानी मिली जुली सरकार, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो आपके क्लास में इलेक्शन हो रहा है कि कौन क्लास कैप्टन बनेगा या कौन स्कूल का मॉनिटर बनेगा, और वोट बिल्कुल ऐसे आए, 4 लोग खड़े थे, एक को मिला 40, एक को मिला 40 और एक को मिला 30, एक को मिला 30। अब क्या करें? तो वो चारों ने आपस में बात की, चलो ये 30 वाले ये 40 से मिल गया, 70 हो गया, और अगला 40 और 30 है, तो कौन जीतेगा? ये 70% वाला। तो कोलिशन गवर्नमेंट यानी कोई और गवर्नमेंट आपकी पार्टी से आके मिली है, ऐसा। तो ये जनरली क्या होता है ना कि हमने तो सिर्फ जो छाप है, अभी आपने पढ़ा ना इलेक्शन वाले में कि मोर देन 700 पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन हम सिर्फ 2-3 का नाम जानते हैं। हम आपका नाम जानते हैं, हम बीजेपी का नाम जानते हैं, हम कांग्रेस का नाम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो बाकी लोग भी जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, किसी के चाचा दादा नाना और बहुत पावरफुल है, वो लोग जीत जाते हैं, अपने जगह से जीत जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन तीनों में से किसी एक में मिल जाएंगे, तो पूरा वोट इनके अकाउंट में काउंट होगा। तो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार, ठीक है। तो ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. With this was also the beginning of era of coalition government. यानी कि अब जो है, आप, मैं उस दिन आपको एक मैप दिखाई थी, याद है, कहाँ पे बीजेपी है, कहाँ पे कांग्रेस है और कहाँ पे दूसरी सरकार है। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ अलग लोग हैं और नीचे साउथ में भी अलग सरकारें चलती है, ये कोई बीजेपी भाजपा आप वहां पे काम नहीं करती है, ठीक है। तो वहां पे जो दूसरी सरकार है, भैया प्राइम मिनिस्टर चुनना है, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे चुनेंगे? मतलब आधे जगह तो बीजेपी है, आधे जगह भाजपा है और आधे जगह ये लोग हैं, तो कैसे होगा? तो ये लोग सब सेलेक्ट करते हैं मिलके, तो इसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। इन्होंने जिसको वोट दिया उस पार्टी का जो मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया,
ऐसा होता है। तो कोलिजन गवर्नमेंट आने पे क्या हुआ कि मिली जुली सरकार थी। ये कब चालू हुई? 1990 के बाद, ठीक है, क्योंकि कुछ रीजन्स में वहां की लोकल गवर्नमेंट जीतने लगी तो वो किसी और को वोट नहीं देती थी, इसीलिए वहां पे कोलिजन गवर्नमेंट चालू हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक तो हमने दो गवर्नमेंट पढ़ा, एक सेंट्रल और एक स्टेट। अब एक तीसरा टीयर भी होता है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। आपके यहाँ के जो नगर निगम वाले होंगे ये लोग, देखा है ना, आपके घर में आते होंगे ना वो लोग सैनिटाइजर और मास्क और ये सब देने के लिए, या आपके एरिया में पानी वो लोग देते हैं, रोड वो लोग बनवाते हैं, झूले वो लोग लगवाते हैं, गार्डन वो लोग बनवाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. State से भी नीचे हमको चाहिए। हर चीज के लिए भूपेश बघेल नहीं आएगा मेरे एरिया में, पूरी मेरे को मास्क देने, सैनिटाइजर देने। तो ये किसका काम है? लोकल गवर्नमेंट का, आपकी नगर निगम का, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? इट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसका सेंट्रल से कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल अर्बन गवर्नमेंट, म्यूनिसिपालिटी, शहरों में म्यूनिसिपालिटी होती है, और गांव में कौन होता है? रूरल गवर्नमेंट का नाम पंचायती राज। वहां पे पंचायत चलती है, सुना है ना, अपन ऐसी बात बात पे बोलते हैं पंचायत मत कर करके, तो वैसा, ठीक। देन नेक्स्ट है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किसने इसको बनाया, किसने हाँ बोला, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने थर्ड गवर्नमेंट को स्वीकृति दी, हाँ बोला ये बनाना चाहिए ताकि वो ज्यादा पावरफुल रहे और इफेक्टिव रहे। क्योंकि वही मैंने बताया ना, अब देखो इस स्टेट की राजधानी कहाँ है? रायपुर। कितनी दूर है आपके घर से? 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। पर अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, राजस्थान से कितना दूर, मतलब सॉरी रायगढ़ से कितना दूर है रायपुर? मोर देन 390 किलोमीटर। 390 किलोमीटर से ज्यादा 400 होगा, ठीक है। तो ऐसा, तो इसीलिए इन्होंने इतने दूर तक कोई अपना पावर लेके ना आए करके इन्होंने और छोटी थर्ड टियर ऑफ पावर बनाई, जिस गवर्नमेंट बनाई जिसको बहुत सारा पावर दिया है, ठीक है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स चेंज आया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो फेडरलिज्म है वो दो पावर में नहीं तीन पावर में बटेगी, और उसमें भी जो थर्ड टियर ऑफ पावर रहेगा जो एकदम टच में रहेगा सिटीजन्स के, वो बहुत पावरफुल रहेगा, उसके पास बहुत सारे पावर्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, वो मोदी जी बोलते रहते हैं ना, ये लोग उनको चिढ़ाते रहते कांग्रेस वाले कि मोदी जी बोलते हैं एक एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। अब लोग उनको चिढ़ाते हैं, अब वहां से वो अनाउंस्ड है, इंडिया के टॉप से वो अनाउंस्ड है कि सबको 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ये नीचे तक कैसे आएगा? वो तो था प्राइम मिनिस्टर, वो वहां से पैसे पास करेगा सेंट्रल में, सेंट्रल वाले फिर स्टेट को पास करेंगे, फिर स्टेट से आपको आएगा, तो ऐसा। तो सबसे नीचे जो आपको देने आएंगे, जो आपके घर तक आएंगे, उन्होंने ये पैसा देने के लिए क्या किया आपको पता है? उन्होंने जन धन योजना बनाई, उन्होंने सारे लोगों को अपना अकाउंट खुलवाने के लिए बोला, ठीक है। तो हर गरीब गरीब लोग के घर जा जाके लोग अकाउंट खुलवा रहे थे, उनसे डिटेल ले रहे थे। अब ये कौन लोग थे? ये यही म्यूनिसिपैलिटी के लोग थे इन अर्बन एरियाज, और इन रूरल एरियाज ये वही पंचायत के लोग थे, ठीक है। तो आपसे टच में कौन आए? ये पीपल। तो इनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए क्योंकि ये आपसे टच में आते हैं और आपको ये योजनाओं के बारे में बताते हैं, ठीक है। Now it is conditionally mandatory to hold regular elections to local government bodies, ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में कि थर्ड टीयर भी बनेगा, इसमें उन लोगों ने बोल दिया कि जो थर्ड टीयर है इसमें हमेशा जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें हमेशा इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे इसमें इलेक्शन होंगे। आप देखते हो ना, आप अपने एरिया के मेयर को चुनते हो, आप अपने एरिया के नेता को चुनते हो, आपके यहाँ जब इलेक्शन होता है तो आप देखते हो कि लोग झंडा फहराने आते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द एसटी एससीज एंड ओबीसीज, ठीक है। अब इसमें भी ये जो इलेक्शन है थर्ड टीयर के लिए, इसमें भी सीट रिजर्व्ड है। रिजर्वेशन सिस्टम आपको पता है, गवर्नमेंट का कुछ भी निकल जाए तो उसमें रिजर्वेशन रहेगा। तो ये तो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की बात है, तो इसमें भी रिजर्वेशन है एसटी एससी के लिए, ओबीसी के लिए। पर देखा जाए तो और ज्यादा है कि वुमेन्स के लिए भी रहता है और हैंडीकैप्ड के लिए भी रहता है, ठीक है। आपने कभी भरा होगा ना फॉर्म तो देखे होगे, ये सब रहता है उसमें। देन
एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस एंड रिजर्व फॉर द वुमेन। मैंने बोला ना, इसमें 1/3 के लोग सारे पोजीशंस और वुमेन भी होने चाहिए। वुमेन लोग को भी अभी मिला है, ये हमने उसमें भी पढ़ा था जेंडर कास्ट एंड सोसाइटी में, कि गवर्नमेंट में हर जगह वुमेन को रिजर्वेशन दी हुई है, ठीक है। देन एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। अब ये दोनों थर्ड टियर के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसको करवाएगा, तो ये स्टेट का होगा। आपने सुना है ना, हमेशा रिजल्ट अलग अलग आते हैं। पहले छत्तीसगढ़ में बन जाता है एक गवर्नमेंट, फिर हम लोग देखते हैं कि अच्छा आज बीजेपी जीता यहाँ पे, फिर हम लोग देखते हैं कि 2 दिन बाद तेलंगाना में कोई जीत गया, फिर हम लोग देखते हैं आंध्रा में कोई जीत गया, फिर नॉर्थ में कोई जीत गया। तो ये स्टेट वाइज होता है। तो गवर्नमेंट इनको बोल देती है कि आपको ये इलेक्शन कराना है एक टाइम के बाद, तो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो अपना जो होता है, जो प्रधानमंत्री बनने का होता है, वो एक साथ होता है, तो वैसा। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट, अब हम लोग फिर से थर्ड टियर ऑफ को बहुत अच्छे से जानते हैं क्या है, क्योंकि अभी तक तो अपन ने बाकी दो को अच्छे से पढ़ लिया कि सेंटर वाले जो है वो डिफेंस देखते हैं, वो फॉरेन देखते हैं, और फॉरेन मतलब ये सब देखते हैं, ठीक है। और जो स्टेट वाले हैं वो स्टेट को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकल रूरल गवर्नमेंट क्या क्या काम करता है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। जब भी मैं आपसे पूछूंगी रूरल गवर्नमेंट कौन होता है, पंचायती राज आपको बोलना चाहिए, ठीक है। जब भी मैं पूछूंगी अर्बन गवर्नमेंट कौन, यानी म्यूनिसिपालिटी, ठीक। तो ये क्या है पंचायती राज? दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। कभी भी हम लोग ग्रुप ऑफ मेंबर को काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। आपका भी वार्ड होगा ना, एड्रेस में आप वार्ड लिखते हो कि मेरा वार्ड नंबर 8 है, 12 है, 28 है, 30 है, ऐसा। तो वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड एज पंच, किनको बोलेंगे, वही पंचायत के जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं उस स्टेट के, तो इनको हम लोग बोलते हैं पंच। एंड द प्रेसिडेंट और द सरपंच, अब इनके जो हेड है वो कौन हो गए, सरपंच। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। पूरे के पूरे गांव का डिसीजन वही लेगा। सुना है ना आपने, पंचायत बैठती है गांव में, सरपंच जी फैसला लेते हैं। मेरे को नहीं पता आपके पहचान में है कि नहीं, मैं बहुत इसके टच में हूँ, तो मेरे को पता है सरपंच पंच कौन होते हैं, ठीक है। A few gram panchayats are grouped together to form which is usually called a panchayat samiti और block मंडल। अब ये जो पंच है ये अलग अलग गांव के एक साथ बैठेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा आपके छत्तीसगढ़ में कितने सारे गांव हैं, या मान लो आपके रिलेटिव से यही कहीं अंदर अंदर में रहते होंगे छत्तीसगढ़ में, तो आपको पता होगा उनका एरिया को अलग अलग कुछ कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो उनका जो एरिया है, एरिया मतलब गाँव, उनके गाँव का एक सरपंच होगा। पर ये पूरा मिला के तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ना, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के सारे पंच मिलके एक हेड बन जाते हैं, कि एक पंचायत समिति बन जाती है जहाँ पे उनको आना जरूरी है, ठीक है। कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके स्कूल में चलता है, आपके स्कूल में भी फेडरेशन चलता है। सबसे ऊपर कौन है देखने के लिए, डायरेक्टर, देन आपकी प्रिंसिपल, देन इंचार्जेस, देन विंग इंचार्जेस, एंड देन क्लास इंचार्जेस, फिर आप लोगों की अलग अलग क्लास टीचर्स। तो वैसा, तो अगर मैं क्लास टीचर की मीटिंग बुलाएंगे सबसे छोटे, और उनको आप समझ लो एक एक क्लास टीचर सबसे छोटी हुई स्कूल में, तो सबसे छोटी क्लास टीचर को समझ लो गांव में बोलोगे पंच, ठीक है। अब उन लोग सबको पंचायत समिति में बुलाएंगे, यानी कि किसकी मीटिंग हो रही है, इंचार्जेस की मीटिंग हो रही है, क्लास इंचार्जेस की। इस टाइप से याद करो, ठीक है। ऑल द पंचायत समिति एंड मंडल्स इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट जिला परिषद, ठीक है। सबसे छोटे कौन, पंच। सारे पंच की जब मीटिंग हुई तो पंचायत समिति बन गई। अब पंचायत समिति अपनी बात कहाँ लेके जाएगी, जिला में, बताइए ना, डिस्ट्रिक्ट। ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव आते होंगे, आप जिनका भी नाम सुनते हो, जैसे मेरे को राजनांदगांव का पता है, वहां पे डोंगर गांव आता है, और अंदर अंदर और भी है बहुत सारा, खपरी वपरी आता है ये यहाँ पे अपने दुर्ग में, ठीक है। इधर देखो खपरी, इधर कोका, उधर सेक्टर, तो ये सब के लोग मिला के क्या बनते हैं, पूरा का पूरा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो वैसा सबसे छोटा कौन है, पंच। पंच की मीटिंग हुई तो पंचायत समिति, उससे ऊपर हुआ तो जिला परिषद, ठीक है। उसके ऊपर आपका स्टेट आता है, बहुत सारे जिला मिला के एक स्टेट बनता है। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अभी हमने गांव का गवर्नमेंट पढ़ा, बहुत कंफ्यूजिंग है। पर शहर में देखो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दो ही होता है, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो देयर आर 2 लोकल गवर्नमेंट्स इन अर्बन एरियाज। रूरल में 3 है, अर्बन में 2 है, ठीक है।
कौन है? नंबर 1 म्यूनिसिपैलिटी। क्या काम है इसका? They are set up in towns and are controlled by elected bodies consisting of people representative. Municipal chairperson is the political head of municipality. यानी कि कभी भी आपने सुना होगा आपके एरिया में कुत्ते घूम रहे हैं तो ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है, आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा है तो ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है। तो म्यूनिसिपैलिटी यानी कि पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका हेड कौन है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। ठीक है। अब इनके ऊपर होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दे आर सेट अप इन बिग सिटीज। बहुत बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं, यहाँ पे नहीं मिलेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब आपको मुंबई में मिलेंगे। ठीक है। तो दे आर सेट अप इन बिग सिटीज, क्योंकि बिग सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन है। मैंने आपको कल भी बताया था, लोग शहर में ज्यादा पॉपुलेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलती है, तो लोग गांव छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी बड़ी सिटीज में होती है क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा पीपल को संभालना है। ठीक है। तो they are set up in big cities and are controlled by elected bodies consisting of people representative. Mayor is the head of municipal corporation. अभी हमने पढ़ा म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटी में होते हैं ज्यादा लोग की, जिसका हेड होगा मेयर। और मेयर अभी यहाँ पे कौन है आपको पता होगा? देवेंद्र यादव। कोरोना पॉजिटिव बेचारे ठीक हुए कि नहीं मुझे नहीं पता अभी। ठीक है। तो उनका नाम अगर आपने सुना है तो वो हमारे एरिया के मेयर है। ठीक है। तो एरिया में बोलूं मतलब पूरा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का वो मेयर है। फिर ऐसी इनसे छोटे कौन होंगे? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो ऐसा होता है अर्बन, शहरी क्षेत्र में अपन है ना।